नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और स्किन की कंडीशन के बारे में, जिसकी समस्या हमें ज्यादातर हमारे आसपास में लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इस समस्या का नाम है पिटेरियासिस वर्सिकलर, या इसे हम टीनिया वर्सिकलर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सफेद धब्बे हमें शरीर के ऊपर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो चीते के ऊपर जैसे छोटे छोटे धब्बे होते हैं, उसी तरह के छोटे छोटे व्हाइट कलर के धब्बे हमें हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के रीजन में इस बीमारी को शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। शेरनी के अलावा इस बीमारी को हम सेहुआ, भभूति, सीप या करोड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी हमें होते हुए देखने को मिलती है। क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डाइट के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए यदि आपको ये कंडीशन है तो। और लास्ट में होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो इस कंडीशन के अंदर हम बखूबी यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पिटीरियासिस या टीनिया वर्सिकलर के बारे में। बेसिकली ये जो बीमारी होती है ये फंगल इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से हमें सफेद छोटे छोटे धब्बे हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चित्र लगा देता हूँ जिससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा। इस तरह के धब्बे हमें खासकर हमारे ट्रंक के ऊपर देखने को मिलते हैं, यानी हमारे शरीर का जो धड़ का हिस्सा होता है वहां पे हमें खासकर इस तरह के चट्टे देखने को मिलते हैं। खासकर पीठ पर हमें इस तरह के चट्टे देखने को मिलते हैं, फिर सामने चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, हमारे गर्दन के पीछे की तरफ हमें ये धब्बे देखने को मिलते हैं। और यदि इसकी सीवियरिटी ज्यादा रहे तो हमें चेहरे पर भी इधर के साइड से, लेटरल साइड से हमें आते हुए ये धब्बे देखने को मिलते हैं। और ये जो बीमारी है ये खासकर बच्चों के अंदर, हमें यंग एडल्ट्स के अंदर हमें मोस्टली देखने को मिलती है। हर एज ग्रुप के अंदर हमें ये बीमारी देखने को मिल सकती है। महिलाओं के अंदर भी ये बीमारी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट हमें मेल्स और यंग मेल्स उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत ही कॉमन बीमारी है, आपको आसपास में ये तकलीफ देखने को मिलेंगी। वैसे तो इससे कोई खास तकलीफ, जिसे ये तकलीफ है उसे होती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या जलन हो रही है स्किन में, इस तरह के लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन दिखने को ये थोड़े से अजीब से दिखते हैं। कोई भी देखने के बाद में टोक देता है कि ये क्या हुआ है तुझे, कोई अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है। इसके अलावा पर्सनली इससे कोई खास तकलीफ हमें लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अब इसका कारण क्या है, तो ये जो बीमारी है ये होती है एक फंगस की वजह से, जिसका नाम है मिलासेसिया ग्लोबोसा या मिलासेसिया फरफर। ये दो नाम के फंगस हमें हमारे स्किन के ऊपर देखने को मिलती है। जी हाँ, जिन्हें ये तकलीफ नहीं है उन्हें, उनकी त्वचा पर भी ये फंगस हमें बैठा हुआ देखने को मिलता है। ये नॉर्मली हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूजुअली ये बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं फैलता है। बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। इसकी ग्रोथ चेक में होती है, इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफें हमें इसकी देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के सफेद चट्टे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जो फंगस है ये सिर्फ इसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसा भी नहीं। यही फंगस होता है, मिलेसिसिया फंगस ही होता है जो हमारे डैंड्रफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डर्माटाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ केसेस में पिंपल्स के लिए भी ये फंगल हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिला है। तो बहुत सारी स्किन की कंडीशंस यदि इनबैलेंस्ड वे में यदि ये मिलासेसिया फंगस बढ़ जाता है तो हमें होती हुई देखने को मिलती है। अब होता यह है कि फंगस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये एजिलिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। ये एजिलिक एसिड जब हमारा सिक्रेशन बढ़ जाता है स्किन के ऊपर, तो ये जो स्किन होती है उसको ब्लीच कर देता है। ब्लीच करने की वजह से वहां पे हमको व्हाइट पैचेस बनते हुए देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे व्हाइट पैचेस, उस ब्लीच हो जाता है वो एरिया, इसलिए वहां पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। यदि आप गौर से इनके पैचेस को देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़े पैचेस तो बाद में होते हैं, जब छोटे छोटे पैचेस आपस में मिल जाते हैं। लेकिन जब इनिशियल स्टेज होती है तो छोटे छोटे जो पैचेस होते हैं उनको यदि गौर से देखेंगे तो हमें कोई खास
इचिंग वगैरह की तकलीफ देखने को नहीं मिलती है, जलन वगैरह देखने को नहीं मिलती है। लेकिन पास से देखेंगे तो थोड़े से रफ पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा उसमें से हमें डस्ट भी निकलती हुई देखने को मिलती है, वाइट कई बार स्किन की पतली परत भी हमें उस पे से निकलती हुई देखने को मिलती है। कुछ केसेस में हमें इचिंग देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग इस कंडीशन में हमें होती हुई देखने को नहीं मिलती है। अब ये जो कंडीशन है ये इंडिया में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है, गर्मी भी होती है, पसीना भी होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। ये जो वातावरण है ये फंगस के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें फंगस एक बार ग्रोथ पकड़ लेता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकता है इस एनवायरनमेंट में, इसीलिए इंडिया के अंदर इसके पेशेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खासकर ऐसे लोग जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो आप ऐसे देखेंगे तो ऑयलीनेस यदि आपको दिख रहा है तो ऑयली स्किन वालों के अंदर हमें ये तकलीफ देखने को मिलती है। इसके अलावा जिसकी इम्यूनिटी कम है, कोई और कारण से उनकी इम्यूनिटी कम है, रोमेटिज्म है, स्टेरॉइड पे है, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम होती है, ऐसे लोगों के अंदर हमें ये तकलीफ होती हुई देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो तकलीफ है ये लो इनकम ग्रुप के लोगों के अंदर हमें खासकर देखने को मिलती है, जिनका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हमें तकलीफ ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये क्लियर कोरिलेशन है कि ये शायद हाइजीन की वजह से होगा या फिर प्रॉपर क्लीनलीनेस ना रखने की वजह से शायद ऐसे लोगों के अंदर इसकी तकलीफ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये सभी लक्षण हमें इस बीमारी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब कई बार इसे डायग्नोस कैसे करना, तो बहुत सी बार सफ़ेद पैचेस जब आना शुरू हो जाते हैं तो लोग डर जाते हैं कि कहीं मुझे विटिलिगो तो नहीं हो गया है या मुझे कहीं लेप्रोसी तो नहीं हो गया। लेप्रोसी तो बहुत दूर की बात है, विटिलिगो इसको ज़्यादा रिसेंबल करता है, लेकिन इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस काफ़ी आसान है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले तो विटिलिगो का जो पैच होता है वो हमको यूजुअली पेरीफेरी से ओरिजिनेट होता हुआ देखने को मिलता है, जबकि मैंने बताया यहाँ पे टीनिया वर्सिकलर के जो पैचेस है वो हमें धड़ के ऊपर देखने को मिलता है। अब जैसा कि इसका नाम है टीनिया वर्सिकलर, यानी एक कलर के पैचेस नहीं रहेंगे, कुछ पैचेस ब्राउन रहेंगे, कुछ पैचेस पिंकिश रहेंगे, कुछ पैचेस व्हाइटिश रहेंगे, तो अलग अलग कलर के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम वर्सिकलर है। जबकि विटिलिगो के अंदर हमको प्लेन व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे मिलेनिन बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे मिलेनिन होता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है या फिर ब्लीच होने की वजह से उसका जो कलर है वो चले जाता है। तो आप स्किन को यदि एकदम माइन्यूटली देखेंगे तो जो विटिलिगो के पेशेंट होते हैं उनके अंदर स्किन हमको पतली हुई भी देखने को मिलती है, थोड़ी सी स्किन की लेयर पतली देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे स्किन की लेयर हमें पतली देखने को नहीं मिलती है। और इसके ऊपर हमें फ्लेक्स देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया एक लेयर हमें इस पैचेस के ऊपर, टीनिया वर्सिकुलर के पैचेस के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसको डायग्नोस करना काफ़ी आसान होता है। लेप्रेसी के अंदर तो वहाँ पे सेंसेशन चल जाता है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप यदि स्पिरिट या अल्कोहल का स्वैब वहाँ पे लगाते हो तो जो सेंसेशन है वो कोल्ड की जगह हॉट या अजीब तरह के सेंसेशन पेशेंट को फील होता है, तो या फिर कई बार सेंसेशन लॉस भी हमको लेप्रोसी के अंदर देखने को मिलता है। तो क्लिनिकली डायग्नोस करना काफ़ी आसान होता है। और सफ़ेद पैचेस आए यानी विटिलिगो हो गया है या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इस तरह से घबराना नहीं है। हो सकता है कि सिंपल टीनिया वर्सिकुलर हो जो आप दवाइयों से ठीक कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर केसेस के अंदर इसको डायग्नोस करने के लिए हमें कोई खास इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर आपका देखेगा, एग्जामिन करेगा और वहीं से उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये टीनिया वर्सिकुलर है। फिर भी कुछ केसेस होती है या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि हमें परफेक्ट डायग्नोसिस चाहिए, आप कंफर्म कीजिए डायग्नोसिस। तो उस केस में आप उस पैच के ऊपर जो स्किन निकल रही है उसको स्क्रैप करके उस स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर आप एग्जामिन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर यदि हम एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पे डर्मेटोफाइट्स यानी जो फंगस है वो वेरियस स्टेजेस में हमें वहाँ देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपको ये समस्या हो गई है, ये बीमारी हो गई है, तो आपको डाइट क्या लेना चाहिए। तो डाइट सिंपल है, आपको खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाना है अनलेस आपकी स्किन पे इचिंग शुरू है। यदि खुजली नहीं है तो आप खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाओ, आप दही खाओ, छाछ खाओ, आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर, मौसम्बी जैसे साइट्रस फूड जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। फलों का ज़्यादा आपको सेवन करना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ इनके अंदर विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन की कंडीशन को बेहतर बनाता है। यदि आपको इचिंग है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें है जैसे नींबू वगैरह ये थोड़ी सी हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड भी करना है इसके अंदर, वो है मीठा और दूध।
आपको चाहे कोई भी स्किन की कंडीशन है, आपको मीठे मीठे पदार्थों का सेवन कम कर देना है, दूध आपको कम से कम लेना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ख्याल में रखनी है। साथ ही साथ आप बाहर का खाना बिल्कुल कम खाएँ, बाहर के ऑयल में बना हुआ खाना बिल्कुल कम खाएँ, ये भी आपके स्किन की कंडीशन को सुधारता है। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं डाइट के अंदर, ये प्रिकॉशन यदि आप लेते हैं तो आपकी स्किन के अंदर कंडीशन हमें बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होती हुई देखने को मिलती है ट्रीटमेंट के साथ। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये फंगल इन्फेक्शन है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर बहुत जल्दी फैलता है। तो प्रिकॉशंस के अंदर आपको ह्यूमिडिटी को अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा। यदि आप ह्यूमिडिटी हो ही गई है तो आपको गर्मियों के दौरान कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मटेरियल के टेरिकॉट के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, चिपचिपे हो कपड़े ऐसे नहीं पहनना चाहिए। कपड़े ऐसे पहने जो ब्रीदेबल हो, यानी ढीले हो, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ों पहनने पे अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हवा अच्छे से हमारे शरीर के ऊपर आ जा सके। इसके अलावा आप यदि मॉइस्चराइजर कोई लगा रहे हो तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए, ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, तो उससे भी टीनिया वर्सिकुलर होने के चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको बार बार बॉडी को क्लीन करना ज़रूरी होता है। यदि चेहरे के ऊपर आपके पैचेस आ रहे हैं तो बार बार दिन में 4-5 बार चेहरा धोना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अंडर गारमेंट्स सुखाना चाहिए, ड्राई अंडर गारमेंट्स पहनना चाहिए, जो गीले से रह जाते हैं अंडर गारमेंट्स वो नहीं पहनना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सनलाइट नहीं दिखाते हैं अंडर गारमेंट्स को, तो सनलाइट अंडर गारमेंट्स को दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि बाहर जाते हैं तो आप SPF 30 का सनस्क्रीन लोशन मिनिमम आप लगा सकते हैं, इससे कम का सनस्क्रीन लोशन काम नहीं करेंगे। SPF 30 का मिनिमम सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करके आप बाहर जा सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि आप सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाते हैं तो आपके बाकी का जो स्किन है वो टैन हो जाएगा, यानी डार्क हो जाएगा। और ये पैचेस हमने बताया कि थोड़े से लाइट होते हैं, स्किन से 1-2 टोन लाइट होते हैं, तो वो और ज़्यादा उठ के दिखेंगे। तो आप सनस्क्रीन लोशन यदि लगाते हैं तो वो थोड़े से मैच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टैनिंग अगर स्किन की नहीं हुई तो वो पैचेस इतने उठ के नहीं दिखेंगे। तो सनस्क्रीन लोशन का भी अच्छा रोल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है होम्योपैथी में जो इस कंडीशन को ट्रीट करती है, और ये कंडीशन जड़ से ठीक हो सकती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। लेकिन इसके लिए इंडिविजुअलाइज केस हिस्ट्री लेके उसको पूरी स्टडी करके यदि आप दवा लेते हैं तो इसके मैक्सिमम और ऑप्टिमम रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ दवाइयाँ बताता हूँ जो ज़्यादातर केसेस के अंदर काम में आती है, जिसके प्रूवन रिजल्ट हमें इस कंडीशन के अंदर देखने को मिले। सबसे पहली दवा है बेसिलिनम 200। बेसिलिनम 200 यदि आपको ये कंडीशन हो गई है, ये बीमारी हो गई है, तो हफ्ते में एक बार इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम लेना है। ठीक है, कोई भी एक दिन आप चूज कर लीजिए और उस दिन आपको बेसिलिनम 200 के 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आपको लेना है। इसके साथ में आपको लेनी है 2 दवाइयाँ, एक है टेल्यूरियम 30 और दूसरा है सेपिया 30। सेपिया 30 स्किन के काफ़ी सारे कंडीशंस को कवर करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को कवर करती है, ऑयली ग्रीसी स्किन के तकलीफों को कवर करती है। तो सेपिया 30 की 4 बूंदे आपको सुबह लेना है और रात को आपको लेना है टेल्यूरियम 30 की 4 बूंदे। ये भी स्किन के फंगल कंडीशंस में, खासकर ऐसी कंडीशंस जहाँ पे इचिंग शुरू हुई, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। तो जिस दिन आप बेसिलिनम ले रहे हो उस दिन को छोड़कर बाकी के 6 दिन हफ्ते में आपको ये दोनों दवाइयाँ लेनी है। सुबह सेपिया 30 की 4 बूंदे और शाम को टेल्यूरियम 30 की 4 बूंदे। तो ये कंटिन्यूसली आपको लेना है कॉम्बिनेशन। आपको मेरे ख्याल से 2-1 महीने तक का ये कॉम्बिनेशन लेना है और आप देखेंगे कि आपको टीनिया वर्सिकुलर के अंदर बहुत अच्छा आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप SBL का बायो कॉम्बिनेशन आता है 20 नंबर का। ये बायो कॉम्बिनेशन स्किन की कंडीशंस के लिए होता है। ये भी एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोल के इसकी भी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम चूज सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर ये जो एक्शन है दवाइयों को उसको काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट करती है ये दवाई। तो ये थी बेसिक दवाइयाँ जो इस कंडीशन में काम करती है। 2-3 महीने तक आप ये दवा लेके देखिए, आपको ज़रूर इससे आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कई दवाइयाँ हैं जो आपके इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से, आपके लक्षणों के हिसाब से चेंज होकर आपको दी जा सकती है, जैसे कि सल्फर है, फास्फोरस है। तो इसके लिए आपकी केस हिस्ट्री लेना ज़रूरी होता है। यदि इन दवाइयों से असर आपको नहीं देखने को मिलता है तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह कभी भी ले सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बीमारी, टीनिया वर्सिकुलर या पिटियसिस वर्सिकुलर। आशा करता हूँ मैंने यहाँ पे जो जानकारी दी ये आपको समझ में आऊँगी, और ये जो बीमारी के बारे में मैंने बताया ये आपको अच्छी लगी होंगी जानकारी। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई है, ये जानकारी पसंद आई है, ये दवाइयाँ यदि आपको ध्यान में आई है तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और आपके इसी सपोर्ट की वजह से इस तरह का अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने ला सकता हूँ, तो प्लीज़ ये करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।